बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। बच्चों, हम चैप्टर 3 में आज एक नए एसएलओ का आगाज करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, सिंपल है और इजी टू अंडरस्टैंड है। इसका जो मेन कंसेप्ट है, एसएलओ हमें कह रहा है हमने डिस्क्राइब करना है एक कंसेप्ट, और वो कंसेप्ट है डिवीजन ऑफ लेबर। एक चीज, दूसरा हमसे कहा जा रहा है कि इसको अप्लाई करना है सेल लेवल पे। सेल लेवल से मुराद है सेल के जो ऑर्गेनल्स है उनमें डिवीजन ऑफ लेबर किस तरह। और थर्ड चीज हमसे कही जा रही है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे, यानी विद इन ऑर्गेनिज्म सेल्स के दरमियान डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट। हमने इसमें ये तीन चीजें अंडरस्टैंड करनी है। डिवीजन ऑफ लेबर जो है, पहले इसे अंडरस्टैंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि यह चीज सिर्फ बायो में ही एड्रेस की जाती है, ठीक है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? आप कहीं पे भी जब कोई काम करते हो या करवाते हो, आपका बेसिक मकसद यह होता है कि वो काम टाइमली हो और एफिशिएंटली हो। यह ना हो कि एक पहलू उसका बड़ा अच्छे से एड्रेस हो रहा हो और दूसरा पहलू उसका कमजोर हो रहा हो। हम चाहते हैं कि उसके हर एस्पेक्ट जो है उस पर उतना ही फोकस रहे और हर एस्पेक्ट उतना ही प्रोमिनेंट और एफिशिएंट रहे। इसके लिए हम फिर क्या करते हैं, हम उस काम को हिस्सों में, पोर्शंस में डिवाइड करते हैं कि काम का एक हिस्सा एक अलग पर्सन करेगा, दूसरा हिस्सा एक अलग पर्सन की ड्यूटी होगी। जब आप काम डिवाइड कर देते हो, हर काम पे एक एक पर्सन पे ड्यूटी लगा दी जाती है, तो आप देखते हो इससे एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। बेशतहाशा आपके पास एग्जांपल्स हैं। हम अपने ही एजुकेशन सिस्टम से इसकी एग्जांपल लेते हैं। आप स्कूल में हो, अब स्कूल के अंदर डिफरेंट काम है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट काम हर सब्जेक्ट को पढ़ाना है। अब एक टीचर सभी सब्जेक्ट को पढ़ाए या हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर हो, आप खुद देख सकते हो कि काम की एफिशिएंसी में फर्क आएगा। इसी तरह आप देखोगे कि इन तमाम टीचर्स को मैनेज करने के लिए, टाइम टेबल मैनेज करने के लिए इनके ऊपर कोई इंचार्ज होगा, ठीक है। और वो जो इंचार्ज हैं उनके ऊपर कोई वाइस प्रिंसिपल और उससे ऊपर प्रिंसिपल होगा। इसी तरह जो आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो अलग से लोग हैं जो कैरी कर रहे होंगे। टीचर्स के जिम्मे यह काम नहीं लगाया जाएगा। स्वीपर का काम अलग होगा, ठीक है। माली जो है वो अलग है, जो उसको स्कूल को मेंटेन भी कर रहे हैं। अब अगर आप बजाय एक पर्सन को यह सारी जिम्मेदारी देने के, आप हर हिस्सा जो है वो हर पर्सन में डिवाइड कर दो और उसको स्पेसिफिक कर दो कि एक पर्सन ने यही काम करना है। बायो का टीचर है, सिर्फ बायो पढ़ाएगा, मैथ से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। केमिस्ट्री का टीचर है, सिर्फ केमिस्ट्री से उसका ताल्लुक है, ठीक है। कोई माली है तो वो पौधों की देखभाल कर रहा है। स्वीपर है तो उसका काम सफाई है, मेंटेनेंस है। प्रिंसिपल है तो वो ओवरऑल तमाम अमले को मैनेज कर रहा है। इसे आप कहते हो डिवीजन ऑफ लेबर। काम को एक तनासुब के लिहाज से तकसीम कर दिया गया है ताकि वो काम बेहतर परफॉर्म हो सके। यह चीज आपको हर जगह नजर आएगी और यही मामला जो नॉन लिविंग थिंग्स में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, वही चीज अल्लाह ताला ने हमारे अंदर भी रखी है। अब हमारे अंदर ये जो डिवीजन ऑफ लेबर हुई है, ये दो लेवल पे हुई है। एक आपके पास ऑर्गेनिज्म लेवल है जिसमें डिफरेंट ऑर्गन्स और उनके टिश्यूज या उनके सेल्स जो हैं वो मिलके अपना अपना काम करते हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। या फिर आप इससे भी नीचे अगर आओ तो आप एक सेल के अंदर जब देखते हो तो आपको यही मामला वहीं भी मिलता है कि एक सेल में भी उसके जो डिफरेंट फंक्शंस हैं वो उसके ऑर्गेनल्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। अब हम ऑर्गेनल्स को बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। याद करो, लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि ये सारा जो पैटर्न चल रहा है इसमें लॉजिक है। जब हम आगे एसएलओज यानी कि आज वाले एसएलओज पढ़ेंगे तो हमें इस सीक्वेंस की समझ आएगी। पहले सेल के ऑर्गेनल्स और उनका स्ट्रक्चर विद फंक्शन समझाया गया, फिर हमने डिफरेंट टाइप्स के सेल्स देख लिए जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब हम देखने जा रहे हैं
कि असल में ऐसा क्यों है, क्यों बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के सेल्स और सेल में डिफरेंट तरह के ऑर्गेनल्स हैं। वो इसलिए ताकि इनमें जो काम है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और एक स्ट्रक्चर को सिर्फ एक ही ऐसा काम दिया जाए या कुछ ऐसे काम दिए जाए जो वो ज्यादा अच्छे से कर सकता है और वो काम आपस में लिंक हो। ये आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर का कंसेप्ट है। नॉलेज टॉपिक जो इस एसएलओ से हमने कैंटअप बुक में लिया है वो है डिवीजन ऑफ लेबर एसएलओ के अकॉर्डिंग विद इन सेल भी और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लेवल पे भी। स्टार्ट करेंगे सेल लेवल पे। अब हम सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनल्स पढ़ के आए हैं, इसलिए एक तरह की समझ लो हमारे लिए ये रिवीजन होने जा रही है। अब एक ऑर्गेनिज्म है या उसका सेल है, ठीक है, उसका हर हिस्सा जो है वो कोई ना कोई स्पेसिफिक काम कर रहा है। ऐसा नहीं है कि सेल के पास कोई काम है और उसने देखा कि एक ऑर्गेनल फ्री था तो उसको वो काम दे दिया, अगले लम्हे उसके पास कोई काम आया, दूसरा ऑर्गेनल फ्री था तो उसको वो काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसा नहीं होता। हर ऑर्गेनल के जिम्मे, हर पार्ट के जिम्मे एक स्पेसिफिक खास रोल है जो उसने करना है, ठीक है। और मकसद क्या है कि आपके पास सेल लेवल पे जो काम हो रहा है उसका जो हर फंक्शन है ये एफिशिएंटली हो सके। वन बाय वन अब हम इसको स्टडी करते हैं। कहानी वही है, अंदाज नया है। हम आ रहे हैं न्यूक्लियस पे। अब जो न्यूक्लियस है हम जानते हैं कि इसके पास डीएनए है, ठीक है। सेल के सेंटर में न्यूक्लियस और उसमें उसका डीएनए। इनके पास सेल को चलाने के लिए, रन करने के लिए इंफॉर्मेशन है, यानी ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं सेल को, सेल के डिफरेंट ऑर्गेनल्स को कि कौन सा स्ट्रक्चर क्या काम करेगा, किस वक्त किसका काम बढ़ाना है, किसका काम कम करना है, ठीक है। एनवायरनमेंट जैसे जैसे सेल का चेंज हो रहा होता है उसके मुताबिक सेल को एडजस्ट करना पड़ता है और एडजस्टमेंट के लिए जो सेल का कंट्रोल सेंटर है वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि इसके पास डीएनए है और डीएनए में हमने पढ़ा था जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि सेल को रन करने की मालूमात है। जेनेटिक इसलिए है, असल में डीएनए वो चीज है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होती है। तो डीएनए जब ट्रांसफर होता है तो उसका मतलब है ये अपने साथ उस इंफॉर्मेशन को भी ट्रांसफर कर रहा है। तो ये क्या हो गई? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है क्या चीज? हमें मालूम है कि जो डीएनए है इसके पास जेनेटिक ब्लूप्रिंट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ब्लूप्रिंट से मुराद है कि उसके पास वो एक डिजाइन पड़ा हुआ है। आपके पास जब लाइफ स्टार्ट हुई तो सिंगल सेल था, हम सब जानते हैं। एग और स्पर्म फर्टिलाइज किए, सिंगल सेल जाइगोट बन गया। अब ये जो सेल है ना, इसको अगर एनवायरनमेंट सूटेबल मिलेगा तो आप देखोगे ये ग्रो करके एक पूरा इंडिविजुअल बनाएगा। वो जो इंडिविजुअल बना है जिसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं और उसमें से कई टाइप्स हैं उनकी, ये तो तादाद ना ट्रिलियन, इकसाम भी बेशुमार है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन कहां से आई? वो जो डिजाइन था कि इस ऑर्गेनिज्म में इतने सेल्स और इतने इकसाम के सेल्स और उनमें ये स्ट्रक्चर्स होंगे जो ये काम करेंगे, ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी, ये सारा जो डिजाइन था, ये इस डीएनए के पास था जो कि न्यूक्लियस में होता है। कैसे करता है ये काम, ये चीज हम अंडरस्टैंड कर चुके हुए हैं। मैंने आपको पीछे एक कंसेप्ट समझाया था कि जब भी सेल में कोई फंक्शन परफॉर्म होना होता है तो आप देखते हो उस फंक्शन की जो इंफॉर्मेशन है, उस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो स्ट्रक्चर चाहिए उसकी इंफॉर्मेशन होती है डीएनए के पास। डीएनए से मैंने आपको बताया था कि आपके पास आरएनए बनता है। यह आरएनए आता है साइटोप्लाज्म में राइबोसोम के पास और वहां उस राइबोसोम से प्रोटीन बना दी जाती है। अब जो प्रोटीन बनी है इसके दो ही मेजर काम होंगे, या तो ये कोई स्ट्रक्चरल प्रोटीन है, यानी सेल में कोई स्ट्रक्चर बन रहा होगा वहां उसकी जरूरत होगी, या फिर आप देखोगे ये कोई एंजाइम होगी, यानी काम के लिहाज से इसका काम किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाना होगा।
अब जब भी सेल के अंदर कोई चेंज आ रहा है और सेल उसके मुताबिक एडजस्ट कर रहा है, तो कैसे एडजस्ट कर रहे हैं? डीएनए अल्टीमेटली आरएनए के थ्रू प्रोटीन बनवा रहे हैं, और वो प्रोटीन फिर सेल में जाके या स्ट्रक्चर बना रही है या उसके किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर रही है। अब जैसे जैसे आप डीएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को चेंज करोगे, ज्यादा करोगे, कम करोगे, उसी लिहाज से आप देखोगे सेल एडॉप्ट करेगा, अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि आपके पास जो सेल की एक्टिविटीज है उसे डीएनए कंट्रोल करता है, और डीएनए है न्यूक्लियस में, तो यही बात आप न्यूक्लियस के लिए भी कह सकते हो। ठीक है जी, हमें पता है कि हर इदारे को चलाने के लिए एक उसका माइंड होता है, ठीक है, एक उसका ब्रेन होता है जिसने तमाम चीजों को मैनेज करना है, इंस्ट्रक्शन देनी है, कब कहां पे किसने क्या करना है, वो इतना काम कर रहे हैं। लेकिन आगे उसे हेल्पर चाहिए, वर्कर्स चाहिए जो उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें। हर वर्कर जब कंट्रोल सेंटर की दी गई इंफॉर्मेशन को फॉलो करेगा तभी तमाम चीजें स्मूथली चलेंगी, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नहीं रहेगा और एट द एंड काम जो है वो एफिशिएंट नहीं रहेगा। अब इसी तरह सेल को रन करने के लिए न्यूक्लियस की मदद करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये आपके पास, अगर सेल एक इदारा है तो ये उसका पावर हाउस है। इसने उस सेल को चलाने के लिए, सेल की एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी डिमांड है उसे फुलफिल करना है। इसके जिम्मे लगाया गया है कि ये इस चीज का ध्यान रखे कि सेल को जब जब जितनी एनर्जी चाहिए ये उसे प्रोवाइड करे। अगर आप देखोगे तो आपको मालूम होगा एक बीन शेप का स्ट्रक्चर है जो कर क्या रहा है कि इसको एक मटेरियल दिया जाता है और ये उसे एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन वो एनर्जी जो सेल के लिए यूजेबल है। अभी आप बता सकती हो सेल के लिए एनर्जी किस फॉर्म में यूजेबल है? कोई ऐसा स्ट्रक्चर? प्रोटीन। नहीं भाई, क्या हो गया है? माइटोकॉन्ड्रिया में जब एनर्जी बनती है तो मैं आप लोगों को यह बात कई दफा बता चुका हूं, उस प्रोसेस का क्या नाम है? सादिया यू कैन टाइप। अभी है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी बनाते हैं? रेस्पिरेशन नहीं कहा था हमने? और रेस्पिरेशन के दौरान अगर याद करो मैंने कहा था कि फूड से एनर्जी बनती है, और यह भी आपको समझाया था कि वो जो एनर्जी बनती है वो एक मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर की जाती है। याद आया? एटीपी, सेल की एनर्जी करेंसी, ठीक है, ये वो यूजेबल एनर्जी है। इसके अलावा किसी और फॉर्म में अगर आप सेल को एनर्जी दे रहे हैं तो सेल उसे इस्तेमाल में नहीं लाएगा, सेल के लिए कोई फायदा नहीं है। सेल को ये एनर्जी एटीपी की शक्ल में चाहिए, और कौन दे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया ये एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करता है? हम माइटोकॉन्ड्रिया को रॉ मटेरियल देते हैं, जनरली हम शुगर दे रहे होते हैं। हमारी बॉडी, हमारा सेल जो है वो शुगर को प्रेफर करता है एनर्जी सोर्स के लिए। जब तक शुगर है इसी से एनर्जी बनाई जाएगी। इसके बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, वो जो एनर्जी वहां से रिलीज होगी उसे एटीपी में स्टोर कर दिया जाएगा। अब अगर आपके पास सिनेरियो ऐसा बन गया जहां एनर्जी डिमांड बहुत ज्यादा है और शुगर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होना शुरू हो गए हैं, सेल की तो डेथ हो सकती है अगर उसे एनर्जी नहीं मिलेगी, तो सेल ने अपना बैकअप भी रखा हुआ है। ठीक है, पहली प्रायोरिटी शुगर है, लेकिन अगर शुगर नहीं है तो फिर हम फैट की तरफ जाएंगे। सेल के पास एक्स्ट्रा फैट्स भी हैं। एट द एंड वेरी लास्ट ऑप्शन ये होती है कि अगर तब भी फैट से भी एनर्जी डिमांड पूरी नहीं हो रही तो फिर सेल प्रोटीन्स की तरफ जाते हैं। तो ये आपके पास रॉ मटेरियल्स हैं, और ये सब कब हो रहा है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में। ये तो बेसिक शर्त है ना कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो रेस्पिरेशन के स्टेप्स हो रहे हैं वो हो ही तभी रहे हैं जब आपके पास ऑक्सीजन है। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, वाई ऑक्सीजन? एक छोटा सा मॉलिक्यूल ही है ना, नहीं होगा तो ये सारे स्टेप्स क्यों रुक जाएंगे? इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये चीज इंशाल्लाह हम चैप्टर 7 में अंडरस्टैंड करेंगे, जहां हमने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को पढ़ना है।
वहां देखेंगे कि इस सारे प्रोसेस में ये ऑक्सीजन कहां से आ जाती है, जिसके बगैर हम कहते हैं ये काम भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, राइबोसोम। अभी अभी समझा के गया हूं कि डीएनए सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है किस शक्ल में, कि वो सेल को प्रोटीन बना के दे रहा होता है। वो प्रोटीन या तो सेल का स्ट्रक्चर बना रही है या फिर उसका कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है। अब खुद देखो कि डीएनए ने जो सेल कंट्रोल करना है, उस मॉलिक्यूल को क्या चीज बना के दे रही है? राइबोसोम। प्रोटीन राइबोसोम्स बना के दे रहे हैं। तो इनकी भी सिग्निफिकेंस होगी। अगर सेल के पास राइबोसोम ही खत्म कर दो, अब डीएनए जो है उसके पास जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन हो, वो इंफॉर्मेशन कभी भी प्रोटीन में नहीं कन्वर्ट हो सकती। अगर वो इंफॉर्मेशन प्रोटीन में नहीं कन्वर्ट हो सकती, तो डीएनए जो है वो कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम ही नहीं करेगा और सेल की डेथ हो जाएगी। तो छोटा सा स्ट्रक्चर है, सिंपल स्ट्रक्चर है, इतना सिंपल है कि ये हमें प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी मिलता है, लेकिन सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। काम एक कर रहे हैं कि सेल को प्रोटीन्स बना के दे रहे हैं, और प्रोटीन के लिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो आरएनए से आ रही है, और आरएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए से आ रही है। इस चीज को याद कर लो, ये आपका बेसिक कंसेप्ट है जिसे आप लोगों ने पढ़ते रहना है। दो सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर स्मॉलर, दोनों जब तक मिलते नहीं तब तक प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट नहीं होती। ये दोनों सब यूनिट्स यूनाइट करते हैं, तभी हम देखते हैं हमारे पास मैसेंजर आरएनए आता है डीएनए से, उसे ये रीड करते हैं, और एक और आरएनए आता है ट्रांसफर आरएनए, ये वहां पे फिर अमाइनो एसिड लेकर आता है, और ये राइबोसोम इन अमाइनो एसिड को जोड़ता रहता है, और अल्टीमेटली आपके पास एक पॉलीपेप्टाइड चेन बन जाती है जिसमें बहुत से अमाइनो एसिड आपस में अटैच होते हैं। इसे हम प्रोटीन कह देते हैं, इस पॉलीपेप्टाइड चेन को। ठीक है, दो तरह से हमने पढ़ा था राइबोसोम आपके सेल में होती हैं, या तो वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली होते हैं, या फिर हम देखते हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इन्वॉल्व होते हैं। याद है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को ये प्रोटीन बना के देते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उससे आगे गोल्गी एपेटस को देता है, वो उसे फाइनली मॉडिफाई करके पैक करके रिलीज कर देता है। अभी हम आगे देखेंगे। ये ले जी, अगला स्ट्रक्चर हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ गया। चूंकि राइबोसोम्स इसके साथ अटैच है, तो इसलिए हम कह देते हैं कि ये प्रोटीन्स की सिंथेसिस में अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ ही साथ फैट्स की सिंथेसिस भी होती है। राइबोसोम का फैट्स में रोल नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फैट्स की फॉर्मेशन में रोल होता है। ठीक है क्या चीज? सिंपली आप देखते हो कि आपको न्यूक्लियस के बाहर प्रोटीन्स जो हैं उनको मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क मिल रहा है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन बना के दे रहे हैं, और वो प्रोटीन कहां जा रही है? न्यूक्लियस के बाहर कुछ चैनल्स पड़े हुए हैं मेम्ब्रेन के, इन्हें आप कलेक्टिवली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हो। इस कंबिनेशन ऑफ नेटवर्क ने, चैनल्स ने अल्टीमेटली ये चीज ट्रांसफर करनी है सेल के एक और स्ट्रक्चर को, विच इज गोल्गी एपेटस। गोल्गी एपेटस का काम यह है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाले इन प्रोटीन्स और फैट्स को पैक करना है। कोई भी इंडस्ट्रियल यूनिट है जहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर की जाती है, हम देखते हैं कि उसका पैकेजिंग यूनिट अलग से होता है, जहां पे चीज मैन्युफैक्चर होके आती है, और वो सिर्फ और सिर्फ उस यूनिट का काम होता है कि इसे फाइनली पैक करना है ताकि आगे से मार्केट के अंदर रिलीज किया जाए कस्टमर्स के लिए। यह काम सेल में गोल्गी एपेटस कर रहा है। ये भी आपके पास मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स ही होते हैं। अब जहां ये पैकेजिंग कर रहे होते हैं ना, वहीं आपने याद रखना है ये उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस भी कर रहे होते हैं, और बड़ी इंपॉर्टेंट चेंज जो इन प्रोटीन्स और फैट्स में की जाती है वो ये कि गोल्गी एपेटस जो है वो इनके साथ कार्बोहाइड्रेट्स अटैच करता है। ठीक है, और इन्हें फाइनली फिर पैक करके रिलीज कर दिया जाता है। जब इन्हें रिलीज किया जाता है तो वो जो प्रोटीन्स अब बनी है ना, इनकी दो डेस्टिनेशंस हैं। एक डेस्टिनेशन इनकी ये है कि इन प्रोटीन्स को सेल से बाहर स्क्रीट कर दिया जाए। दूसरी डेस्टिनेशन इनकी ये होती है कि इन प्रोटीन्स को
मेम्ब्रेन के राउंड सैक किया जाता है और ये जो छोटी छोटी वेसिकल्स बनती हैं ये सेल के अंदर ही रहती हैं। अब ये जो वेसिकल्स बनी है जो सेल के अंदर ही है, अगर तो इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, याद है हम लाइसोसोम में पढ़ के आए हैं, ऐसे एंजाइम जो चीजों की ब्रेक डाउन करते हैं। अब अगर इस मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर के अराउंड ये वाले एंजाइम है जिनका काम चीजों की ब्रेक डाउन करना है, तो आप इस स्ट्रक्चर को लाइसोसोम कह देते हो। ये सारी चीज हम पीछे पढ़ के आए हुए हैं कि कैसे राइबोसोम से प्रोटीन बनी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गई, वहां से वो आए गोल्गी एपेटस के पास, गोल्गी एपेटस ने उन्हें सेल में रिलीज कर दिया, हमने इन्हें नाम दे दिया लाइसोसोम्स का। अब चूंकि यहां काम डिवाइडेड है तो आप लोग देखोगे कि यहां पे अब जो सेल में वेस्ट आ रहा है या सेल के अंदर बाहर से फूड आ रहा है या फिर जर्म्स आ रहे हैं बैक्टीरिया जैसे, इन चीजों को अब सेल का जो स्ट्रक्चर क्लियर करेगा, इनकी ब्रेकडाउन करेगा, उस स्ट्रक्चर को हम लाइसोसोम्स का नाम देते हैं। ठीक है, लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो ये क्या है, डिवीजन ऑफ लेबर। इसी तरह सेल में एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सेंट्रियोल। यहां पे ये जो आपको छोटे छोटे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं ये सेंट्रियोल है। ठीक है, नीचे इनकी मेन डायग्राम है, ये देखो, ये सेंट्रियोल्स हैं। एक सेल के अंदर दो सेंट्रियोल्स यानी पेयर होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसकी बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है और इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि स्ट्रक्चर ने सेल को डिवाइड करने में अपना रोल प्ले करना है। कैसे, ये ऊपर डायग्राम देखो, यहां पे ये दो सेंट्रियोल है सेल के अंदर, इन दोनों सेंट्रियोल से फाइबर्स निकल रहे हैं और ये जो फाइबर्स हैं इन्हें हम नाम देते हैं स्पिंडल फाइबर्स। मैंने आपको बताया था कि ये स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं, ये स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को सेल के सेंटर में लाके अरेंज करते हैं ताकि जब सेल डिवाइड करे तो ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो सकें। जब ये क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट होंगे तभी सेल डिवाइड करेगा। तो क्रोमोसोम्स की जो सेपरेशन है वो कर रहे हैं स्पिंडल फाइबर्स, और स्पिंडल फाइबर्स बना रहा है सेंट्रियोल। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रियोल सेल की डिवीजन करवा रहा है। तो देखो, सेल के अंदर डिवीजन का काम सेल के एक ऑर्गेनल में स्पेसिफाई कर दिया कि ये इसी ने करना है, किसी और ने नहीं करना। नेक्स्ट आपके पास स्पेशली जब हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो हमें यहां पे एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नजर आता है जो एनिमल सेल में नहीं होता, और यही जो स्ट्रक्चर है ये प्लांट सेल को एक फीचर देता है जो एनिमल सेल में नहीं होती। और हमने कहा था कि इस स्ट्रक्चर की वजह से हम कहते हैं कि प्लांट सेल ऑटोट्रोफिक होते हैं, यानी ये अपना फूड खुद बनाते हैं। कैसे, क्योंकि इनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके अंदर ये फीचर होती है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सके। जब वो पिगमेंट सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है तब हम देखते हैं कि क्लोरोप्लास्ट उस सनलाइट से फूड बनाता है, और जब वो फूड बनाता है तो असल में उस फूड के अंदर एनर्जी स्टोर कर रहा होता है। ये वही एनर्जी है जो अभी हमने देखा रेस्पिरेशन के दौरान माइटोकॉन्ड्रिया रिलीज करके सेल को देता है। अब चूंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से प्लांट सेल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके अपना फूड खुद बना रहा होता है, तो हम कहते हैं प्लांट जो है ये ऑटोट्रोफ्स हैं। और एनिमल सेल में ये फीचर नहीं है, इसलिए वो हेट्रोट्रोफ कहलाते हैं। ये आपके पास डिवीजन ऑफ लेबर की एक स्केच है एट सेल लेवल। ठीक है, इसके अंदर वो तमाम चीजें जो अभी हमने इंडिविजुअली पढ़ी हैं मैंने एक ही जगह कलेक्ट कर दी हैं कि सेल में किस तरह उसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो हैं
वो उसका स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। हर स्ट्रक्चर जब अपना काम करेगा तभी आप देखोगे सेल सरवाइव करेगा। इसको जरा जूम करें और जल्दी से एक क्विक ग्लैंस लें इस पे। साइटोस्केलेटन को पढ़ो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ लो। अब ये हमारे एसएलओ का एक पोर्शन कवर हुआ है। एसएलओ का सेकंड पोर्शन हमें कहता है कि आपने यही जो डिवीजन ऑफ लेबर है, काम की जो तकसीम है, इसे ऑर्गेनिज्म लेवल पे पढ़ना है, यानी सेल टू सेल पढ़ना है कि किस तरह एक ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट सेल्स हैं जो डिफरेंट काम करते हैं। हर सेल जब अपना काम करता है तब हम कहते हैं कि ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहा है। अगर हम ऑर्गेनिज्म लेवल पे देखें तो आपके पास पहली एग्जांपल आ जाएगी एपिडर्मल सेल्स की। एपिडर्मल सेल्स जो हैं, इनकी एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो आपके स्किन सेल्स, हमारे जो स्किन सेल्स हैं ये एपिडर्मल सेल्स हैं। और स्किन में जो एपिडर्मल सेल्स हैं ये असल में क्या कर रहे हैं, ये स्किन को बना रहे हैं। और स्किन क्या है, स्किन आपका एक बैरियर है जो हमारी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को बाहर के एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट कर रही है। तो ये जो बैरियर बना, जिसने हमें अंदर से महफूज किया हुआ है बाहर के माहौल से, ये बैरियर असल में कौन से सेल्स बना रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, यहां नहीं है लेकिन आपके इल्म के लिए, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, वहां पे भी जो इंटरनल लाइन होती है ना सेल्स की, वो इन्हीं सेल्स की होती है, एपिथेलियल सेल्स की। ठीक है, नेक्स्ट, अभी हमने लास्ट एसएलओ में पढ़ा, हमारे पास मसल सेल्स आ जाते हैं जिनका काम मूवमेंट है। एक आपके पास हार्ट के अंदर मूवमेंट करवा रहे हैं, दूसरा आपके स्केलेटन की मूवमेंट करवा रहा है, और तीसरा आप देखते हो आपके बॉडी ऑर्गन्स बना रहा है। तो हर मसल सेल जो है उसकी अपनी अपनी सिग्निफिकेंस है। स्केलेटल मसल सेल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो हमें लोकोमोशन होती है, मूवमेंट होती है। कार्डिक मसल सेल्स कंट्रैक्ट करते हैं तो दिल जो है वो ब्लड को पंप कर रहा होता है। और इसी तरह हमने देखा कि आपके पास स्मूथ मसल जब कंट्रैक्ट करते हैं तो इससे आपके ऑर्गन्स के अंदर मूवमेंट होती है, जिसकी बड़ी बेहतरीन एग्जांपल हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर होने वाली मूवमेंट का जिक्र करते हैं। आगे आपके पास ब्रेन सेल्स, याद है हमने नर्व सेल्स पढ़े थे, और वहां हमने कहा था कि जो ब्रेन सेल्स हैं, न्यूरॉन्स, इनका काम है ऑर्गेनिज्म के तमाम बॉडी पार्ट्स में कोऑर्डिनेशन करवाना, एक ताल्लुक कायम करना, ताकि बॉडी का हर पार्ट जो है वो एक दूसरे से लिंक हो जाए थ्रू नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम बना है न्यूरॉन्स का। तो ये क्या करते हैं, ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके हमारी बॉडी को ऑर्गेनाइज करते हैं। नेक्स्ट, रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स हमने कहा था इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, और न्यूक्लियस ना होने का फायदा यह होता है कि इनमें हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा होती है, और जब हीमोग्लोबिन ज्यादा होती है तो वो अपने साथ ज्यादा ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, और उस ऑक्सीजन को फिर सेल तक लेकर जाया जाता है ताकि सेल जो है वो अपनी ऑक्सीजन डिमांड को पूरा करे। तो देखो, टोटली डिफरेंट सेल्स में डिफरेंट काम डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। इसी तरह हमारे पास लिवर सेल्स थे, और हमने देखा था कि लिवर सेल्स क्या कर रहे थे, ये आपकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स थे उन्हें डिटॉक्सिफाई कर रहे थे, उनकी टॉक्सिसिटी खत्म कर रहे थे। और कैसे कर रहे थे, यह भी हमने देखा था कि आपके पास टॉक्सिक कंपाउंड्स को वाटर सोलेबल बना रहे थे ताकि वो बॉडी से रिमूव किए जा सकें। ठीक है, ये जो अब आपके पास काम तकसीम हुआ है, डिवीजन ऑफ लेबर हुई है ऑर्गेनिज्म लेवल पे, ये क्या करवा रही है, ये आपकी बॉडी के फंक्शंस को स्मूथली रन कर रही है ताकि बॉडी का हर सेल अपना अपना काम करे और लिविंग ऑर्गेनिज्म एक हेल्दी लाइफ सरवाइव कर सके। तो देखो, हमारा जो एसएलओ था जिसकी डिमांड थी कि हमने डिवीजन ऑफ लेबर को अंडरस्टैंड करना है और इस कंसेप्ट को अप्लाई करना है विद इन सेल और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म पे,
बच्चों इसे हमने आज बड़े अच्छे से कवर किया है। नया एसएलओ है, सिग्निफिकेंस है, अगले ही टॉपिक से लिंक करेगा। आप लोगों ने वीडियो में जहां लिंक दिया है उसकी डिस्क्रिप्शन में जाना है और इसके साथ मौजूद क्वेश्चन बैंक और वर्कशीट को भी अटेम्प्ट करना है। कल इंशाल्लाह हम इस चैप्टर का लास्ट एसएलओ पढ़ेंगे, वो भी न्यू है, उसकी भी इतनी ही सिग्निफिकेंस है। तब तक के लिए बच्चों